नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। देखें, यहाँ पहला प्रश्न आपका दिया गया है। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के द्वारा अपनी औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया? अब पहला दिया गया है विकल्प हिमाचल प्रदेश, दूसरा दिया गया सिक्किम, तीसरा दिया गया मध्य प्रदेश, चौथा दिया गया राजस्थान। तो यहाँ विकल्प नंबर ए सही होगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में अपने औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करने की घोषणा की है। अब अगर हम हिमाचल प्रदेश से कुछ जानकारी इकट्ठा करें तो हिमाचल प्रदेश का गठन जो है दोस्तों, ये 15 अप्रैल 1971 ईस्वी में किया गया था। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बारे में कि मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। जयराम ठाकुर जी हैं। साथ ही साथ अगर हम राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो ये राज्यपाल जो यहाँ हैं राजेंद्र विश्वनाथ जी हैं। अगर हम यही बात करें, हिमाचल प्रदेश 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य कौन सा है भारत में, तो वह हिमाचल प्रदेश है। साथ ही साथ 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। खीर गंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही के दिनों में सीकुला दर्रा जो चर्चा में रहा, ये कहां स्थित है? यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा कहां स्थित है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपको यहां से याद रखना है कि रोहतांग दर्रे का ही नाम परिवर्तित करके अटल टनल कर दिया गया था। तो आपको यह प्रश्न भी याद रखना है। साथ ही साथ आपको पेनगंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये सारे प्रश्न जो हैं परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये प्रश्न आपके पास रिवाइज प्रश्नों के माध्यम से आपके तैयार हैं तो मान के चलिए ये आपकी सफलता में पत्थर के मील साबित होंगे। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें दोस्तों सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। मध्य प्रदेश को दोस्तों सोया सिटी के नाम से जाना जाता है। सोया सिटी टाइगर स्टेट और सर्वाधिक बाल मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है, जहां पर बाल मृत्यु दर 48 है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है और इसका नाम सांभर झील है। यहीं पे आपका डिडवाना झील भी स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संगठन रिपोर्टर्स, यहां गलत लिखा है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए दोस्तों। यहां से जब भी ये रिपोर्ट से संबंधित इंडेक्स से आप परीक्षाओं का पेपर उठा के देखेंगे तो इंडेक्स से प्रश्न जरूर बनते हैं। और ये जैसे आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, विश्व खुशहाली इंडेक्स हो गया, विश्व हंगर इंडेक्स हो गया, ये सारे इंडेक्स लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब यहां पर एक प्रश्न तो सबसे पहला यही देख लीजिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। अब यहां अगर हम बात करें कि इसमें भारत का स्थान क्या है 2022 में, तो यहां विकल्प आपका दिया गया, पहला 142, दूसरा 150, तीसरा 175, चौथा दिया गया है 180। तो दोस्तों यहां विकल्प नंबर बी सही होगा। 2022 में भारत का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में स्थान जो है वो 150वां है।
विगत 2020 और 2021 में इसका स्थान 142वां था, जो कि 8 स्थान लुढ़क कर अब 150 हो गया है। अब यही कुछ इंडेक्स आपके हैं जो कि आपको याद रखना है, जैसे विश्व खुशहाली सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 139 है। विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 102 है। विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 135 है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 131 है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 43 है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो ये 85 है। ये जो सूचकांक हैं आपको जरूर याद रखने हैं, यहां से निरंतर प्रश्न बने हुए हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। देखिए, यहां से पद्म पुरस्कारों के बारे में कुछ जानकारी आपको जरूर याद रखना है। जैसे पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, तो इसमें जो पद्म पुरस्कार की कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला कौन सा है? पद्म विभूषण है, दूसरा पद्म भूषण है, तीसरा पद्म श्री है। अब यहां पर हम जाने पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया 2022 में? तो 4 लोगों को। और पद्म भूषण कितने लोगों को? 7 लोगों को। पद्म श्री कितने लोगों को? 117 लोगों को। 117 लोगों को। टोटल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब यहां कभी प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया है, विगत वर्ष में प्रश्न में पूछा गया था कि हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कारों की घोषणा की गई, कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो यहां आप जानिए पद्म विभूषण से 3 व्यक्ति को सम्मानित किया गया। जबकि ओवरऑल अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित हम जानकारी को देखें तो टोटल 14 व्यक्ति का संबंध किससे है? वह उत्तर प्रदेश से है, जिनको पद्म सम्मानों से 2022 में सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहां पहला दिया गया अरुण कुमार मिश्रा, दूसरा दिया गया तरुण कुमार, तीसरा दिया गया गिरीश चंद्र मुर्मू, चौथा दिया गया सुशील चंद्रा। अब यहां पर विकल्प के आधार पे आपको बताना है दोस्तों, तो यहां सही आंसर जो आपका विकल्प नंबर 20 सही होगा। तरुण कुमार जी को प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहां पर एक पहला विकल्प जो दिया गया है अरुण कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। जबकि गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में बात करें तो भारत के 14वें महालेखा परीक्षक के रूप में कौन है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। महालेखा परीक्षक के रूप में कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जिनको कैग के नाम से भी जाना जाता है। और यहां से आपको यह समझना है कि ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 148 अनुच्छेद में वर्णित है कैग। जबकि सुशील चंद्रा जी के बारे में बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा जी हैं। अब यहां पर निर्वाचन किस भाग में है? निर्वाचन आयोग, तो यहां भाग की बात करें अगर, तो निर्वाचन जो है भाग 15 में है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में
जीन बैंक प्रोजेक्ट किस भारतीय राज्य में प्रारंभ किया गया? अब यहां सबसे पहले आपको यह जानना है कि जीन क्या है। जीन आनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई है, या आप ऐसा कह सकते हैं आनुवांशिकी मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के या गुणधर्मों का स्थानांतरण होता है, इसी को हम लोग आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी के पिता कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। अब इसी की सबसे छोटी इकाई जो होती है जीन होता है। अब यहां पर बात हो रहा है जीन प्रोजेक्ट। जीन प्रोजेक्ट से आशा यहां यह है कि उत्तम किस्म के जानवर या उत्तम किस्म के नस्लों का जीन परिरक्षित करके उनका संवर्धन करना ही इसका उद्देश्य है। और ये किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो विकल्प के आधार पर पहला देखें उत्तर प्रदेश, दूसरा देखें महाराष्ट्र है, तीसरा देखिए गुजरात है, और चौथा यहां दिया गया है आंध्र प्रदेश। तो यहां दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ये विकल्प नंबर बी सही होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने जीन बैंक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया और इनका उद्देश्य है जीन को परिरक्षित करना और इनका संवर्धन करना। साथ ही साथ अगर हम देखें महाराष्ट्र से संबंधित कुछ जानकारियों के रूप में, तो हाल ही में महाराष्ट्र से संबंधित महाराष्ट्र के लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। यह किससे संबंधित है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है। अब यहीं पे स्टैचू ऑफ नॉलेज से संबंधित अगर आपको जानकारी है कि महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है, तो आपको याद रखना है स्टैचू ऑफ पीस कहां स्थित है? तो वह राजस्थान राज्य में स्थित है। आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी भी याद रखना है, वह गुजरात राज्य के सरदार सरोवर डैम पे स्थित है। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहां स्थित है? तो वो आपका हैदराबाद में स्थित है, संत रामानुजाचार्य को समर्पित है। अब अगर हम यही बात कर लें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो हाल ही में तराई हाथी रिजर्व बनाए जाने की अनुशंसा किस राज्य के द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई। तो प्रथम राज्यों के रूप में प्रथम पुरस्कार जो मिला है वो उत्तर प्रदेश को, द्वितीय राजस्थान को, तृतीय स्थान पे तमिलनाडु को मिला है। अब यहीं पर अगर हम गुजरात के बारे में बात करें, तो हाल ही में तैयारी निर्यात सूचकांक के रूप में सबसे आगे कौन सा प्रदेश है? तो वहां पर गुजरात राज्य जो है तैयारी निर्यात सूचकांक में सबसे आगे है। जबकि आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें, तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिलों का गठन किया है। अब ओवरऑल जो नए जिले हैं वो 26 नए जिले आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। इसी क्रम में आइए आगे बढ़े। देखिए यहां दिया गया महत्वपूर्ण पहलू के रूप में, जैसे रूसा कार्यक्रम है, तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि रूसा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो रूसा कार्यक्रम जो है ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। विज्ञान सर्वत्र पूजते कार्यक्रम किसका पहल है? तो यूजीसी की पहल है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहल है। द ट्रेन ट्रिलियन ड्रीम, ये सुभाष गर्ग की बुक है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख ले। देखिए हाल ही में स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? यहां पूछा गया है दोस्तों स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के बारे में। ये सारे प्रश्न जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको इनको जरूर याद रखना है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ऐसे ऐसे आप चुनिंदा प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि निश्चित ही ये सारे प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं नजर आने वाले हैं। और यकीन मानिए अगर इन प्रश्नों का आपने संकलन कर लिया तो सफलता में दो राय नहीं होगी। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करें। तो पहला दिया गया मनसुख मंडाविया, दूसरा अनुराग ठाकुर, तीसरा एस जयशंकर, चौथा दिया गया अमित शाह। तो यहां पर जो सही होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, मनसुख मंडाविया। स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया जी हैं।
इनके द्वारा स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां किया गया? गुजरात राज्य में किया गया। अब सबसे पहले हम यहां देखें स्वास्थ्य, तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। आपको यहां जानना चाहिए दोस्तों, स्वास्थ्य दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन है 7 अप्रैल 1948 में किया गया था, और इसके जो प्रमुख हैं डॉक्टर टेड्रोस जी हैं। अगर हम यही बात कर लें दोस्तों, स्वास्थ्य जो है SDG इंडेक्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किस क्रम में आता है? तो SDG इंडेक्स में स्वास्थ्य जो है ये इंडेक्स नंबर 3 पे आता है। पहले पे भुखमरी आता है, और ये दूसरे पे आपका, पहले पे गरीबी आता है, दूसरे पे भुखमरी आता है, तीसरे नंबर पर आपका स्वास्थ्य आता है। अगर हम बात करें यही अनुराग ठाकुर जी के बारे में, तो तेजस योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अनुराग ठाकुर द्वारा प्रारंभ किया गया। कहां से प्रारंभ किया गया? तो दुबई से किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इस संयुक्त राज्य अमीरात में युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है तेजस अभियान का। एस जयशंकर जी जो हैं ये विदेश मंत्री हैं। साथ ही साथ अमित शाह जी के बारे में बात करें तो अमृत समागम योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह जी के द्वारा किया गया। कहां से किया गया? तो ये दिल्ली से किया गया। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किस भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी ने IWM जूनियर पदक जीता? अब यहां पर IWM जूनियर पदक जीता। अब यहां पहला दिया गया है मीराबाई चानू, दूसरा हर्षिता गरुड़, तीसरा रूबलेव, चौथा दिया गया है एस्ले बार्टी। तो यहां जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी सही होगा, हर्षिता गरुड़। हर्षिता गरुड़ ने भारतीय भारोत्तोलक हैं, इन्होंने IWM जूनियर पदक में स्वर्ण पदक जीता। अब यहां ये भारत की पहली ऐसी भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं जिन्होंने IWM जूनियर पदक में स्वर्ण पदक जीता। अब यहां हम जाने कि इसका आयोजन कहां हो रहा है दोस्तों? तो इसका आयोजन ग्रीस में हो रहा है, और ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस है। साथ ही साथ अगर हम यही देखें मीराबाई चानू जी के बारे में, तो BBC स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो मीराबाई चानू को चुना गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें रूबलेव के बारे में, तो इन्होंने हाल ही में सर्बिया ओपन का खिताब जीता, और किसे पराजित किया? तो नोवाक जोकोविच को पराजित किया। अब यहां पर आपका प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंस है कि इन्होंने सर्बिया ओपन का खिताब किसने जीता? तो रूबलेव ने जीता। और कौन उपविजेता रहे? तो नोवाक जोकोविच रहे। और नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित हैं? तो ये सर्बिया देश से संबंधित हैं। अगर हम बात करें एस्ले बार्टी की दोस्तों, तो एस्ले बार्टी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला वर्ग का खिताब जीता है, और इन्होंने ही जल्द ही में टेनिस से संन्यास लेने की बात की है। और इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। हाल फिलहाल के दिनों में कुछ खेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहां भी रखना है। जैसे आपको T20 वर्ल्ड कप को किसने जीता? तो यह जीता ऑस्ट्रेलिया ने। अब आपको यहां यह भी याद रखना है कि T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया गया था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। साथ ही साथ आपको याद रखना है ICC वर्ल्ड कप महिला का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया, और इसकी विजेता कौन टीम रही है? तो इसका भी विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। हाल फिलहाल में आपको याद रखना है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दोहा कतर में किया जाएगा। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये दोहा कतर में किया जाएगा।
आइए इसी क्रम में देखें, यहां देखिए दिया गया है स्वर कोकिला। अब स्वर कोकिला से किसे जाना जाता था, तो लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था, और इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 2001 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहां देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया, हर्मिस। हर्मिस क्या है, तो यह चंद्रमा मिशन है, चंद्रमा मिशन है, और ये किसका मिशन है, तो दोस्तों ये नासा का मिशन है। साथ ही साथ देखिए पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जीएस अशोक कुमार जी को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया। स्माइल योजना किससे संबंधित है, तो जो भिक्षा यापन से अपना जीवन यापन करते हैं, बाल भिक्षा यापन को रोकने के लिए, और थर्ड जेंडर के विकास के लिए सामाजिक और न्याय, सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है स्माइल योजना। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता। अब यहाँ पे आपको यह भी जानना रहेगा, आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। आपको विकल्प में दे दिया जाएगा टेनिस से, फुटबॉल से, क्रिकेट से, तो आपको ये जानिए कि ये संतोष ट्रॉफी जो है दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है। अब यहां पर देखिए दिया गया विकल्प, पहला केरल, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही होगा आपका पहला विकल्प नंबर ए सही होगा। संतोष ट्रॉफी जो है ये किसने जीता, तो ये केरल ने जीता, ये केरल विजेता रहा है, केरल विजेता, और उप विजेता के रूप में बंगाल रहा है, उप विजेता के रूप में बंगाल रहा है, उप विजेता के रूप में बंगाल रहा है। अब यहीं पे आप देखिए संतोष ट्रॉफी से संबंधित और भी जानकारी, जैसे आपको विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता, तो हिमाचल प्रदेश ने जीता। हाल ही में आपको याद रखना है एफसी डूरंड कप किसने जीता, तो एफसी गोवा ने जीता। डूरंड कप किसने जीता, तो एफसी गोवा ने जीता। साथ ही साथ कोपा कप किसने जीता, तो कोपा कप अर्जेंटीना ने जीता। आपको यहां से खेलों से संबंधित जानकारी, हाल ही में स्विस ओपन का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, तो वो जीता है पीवी सिंधु ने। हाल ही में आपको मियामी ओपन का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 13वां वर्ल्ड कप का आयोजन, या 2023 में विश्व कप का आयोजन, क्रिकेट का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भारत में किया जाएगा। क्रम का 13वां और क्रिकेट का विश्व कप 2023 में जो होना है उसका आयोजन कहां किया जाएगा, तो वो भारत में किया जाएगा। अब यहीं पर हिमाचल प्रदेश से संबंधित अगर हम देखें और कर्नाटक राज्य से देखें, तो हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। साथ ही साथ अगर कर्नाटक के बारे में हम देखें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है दोस्तों, तो वो कर्नाटक राज्य में किया जा रहा है। जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो वो हरियाणा में किया जा रहा है, हरियाणा में किया जा रहा है। यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में गाय एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में प्रारंभ किया गया। अब यहां देखिए पहला दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा दिया गया है मेघालय, तीसरा दिया गया है मिजोरम, चौथा दिया गया है असम। तो यहां जो सही आंसर आपका होगा यह होगा विकल्प नंबर डी, गाय एम्बुलेंस सेवा पूर्वोत्तर राज्यों में पहला कौन सा राज्य है जिसमें प्रारंभ किया गया, तो ये प्रथम राज्य दोस्तों ये कौन है, असम राज्य है। असम राज्य में गाय एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ किया गया। अभी हाल फिलहाल के दिनों में असम से आपको याद रखना है वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया,
तो वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया असम राज्य में। और असम से ही याद रखना है, एक सींग वाले गैंडे के लिए असम राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। आपका यहां से प्रश्न असम से यह भी बना है कि भारत में तेल का कुआं सबसे पहला कहां खोदा गया था, तो असम राज्य के डिब्रूगढ़ में खोजा गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें असम से संबंधित प्रश्नों के रूप में, तो असम एकमात्र पूर्वोत्तर का राज्य है जो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अगर हम यही बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में दोस्तों, तो जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में अरुणाचल प्रदेश से ही क्या करती है, प्रवेश करती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा कहां स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य के रूप में और स्थान के रूप में केविथु जो है अरुणाचल प्रदेश का ही है, जो भारत का सबसे पूर्वी स्थल है। अब यही बात पूर्वी स्थल की हो रही, तो पश्चिमी कौन है, गुजरात का गुहारमोता है। और अगर हम बात करें मेघालय राज्य के बारे में, तो मेघालय राज्य से ही संबंधित जानकारी के रूप में मेघालय राज्य के राज्यपाल जो हैं सत्यपाल मलिक जी, इनको संत नामदेव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पहला दिया गया है डॉक्टर रेणु, दूसरा डॉक्टर सविता, तीसरा दिया है नरेश कुमार, चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा आपका विकल्प नंबर सी सही होगा। उत्तराखंड के जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके नए निदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं, नरेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। अब यहीं पे जिम नेशनल पार्क का पहला पुराना नाम क्या था, यह भी परीक्षाओं में पूछा गया है। हेली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम था। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर डॉक्टर रेणु जी के बारे में, तो वन अनुसंधान केंद्र जो कि देहरादून में स्थित है, इसकी द्वितीय महिला अध्यक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर रेणु जी को नियुक्त किया गया है। जबकि पहली महिला अध्यक्षा के रूप में कौन थी, तो डॉक्टर सविता थी। अब हाल फिलहाल में कुछ जो नियुक्तियां हुई हैं उनको भी आपको याद रखना है। जैसे अजय कुमार सूद जी को किसके लिए नियुक्त किया गया है, तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अजय कुमार सूद जी को नियुक्त किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में कांस फिल्म समारोह में कौन सा देश ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर होगा। अब यहां पर कांस फिल्म समारोह की बात हो रही है, तो ये आप जाने कि कांस फिल्म समारोह का आयोजन कहां किया जाता है, तो ये फ्रांस में किया जाता है। कहां किया जाता है, फ्रांस में। और फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों, तो इसकी राजधानी पेरिस है। साथ ही साथ अगर हम बात करें विकल्प के रूप में, तो यहां देखिए यूएसए दिया गया, दूसरा दिया गया भारत, तीसरा दिया गया बांग्लादेश, चौथा दिया गया भूटान। तो यहां जो सही होगा विकल्प नंबर बी सही होगा। भारत को कांस फिल्म समारोह में ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चिन्हित किया गया है। और खास बात यह है दोस्तों कि कांस फिल्म में जूरी मेंबरशिप में पहली बार भारतीय के रूप में दीपिका पादुकोण को जूरी मेंबर में स्थान दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें भारत और बांग्लादेश से संबंधित, तो भारत की सीमा सर्वाधिक सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। जबकि हम बात करें यहीं पर यूएसए की राजधानी के बारे में, तो यूएसए की राजधानी जो है वो वाशिंगटन डीसी है, जो कि पोटोमैक नदी के तट पर है। और बांग्लादेश की राजधानी के बाद बात करें तो ढाका है। और हाल फिलहाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पे बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित देश के रूप में चुना गया था। साथ ही साथ भूटान के बारे में बात करें तो भूटान की राजधानी जो है वो थिम्पू है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। देखिए सीड योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। सीड योजना किसकी पहल है, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है सीड योजना। और 29 फरवरी को मोरारजी देसाई इसको एक दिवस के रूप में मनाए जाने की राष्ट्रीय
डी एडिक्शन, राष्ट्रीय डी एडिक्शन दिवस के रूप में किस दिवस को मनाए जाने की अनुशंसा की गई थी? तो 29 फरवरी को मनाए जाने की अनुशंसा की गई थी। और ये किससे संबंधित है? मोरारजी देसाई जी से संबंधित है। गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में किस राज्य की झांकी को सम्मानित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में सम्मानित किया गया था। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। देखिए यहां पर 10 प्रश्नों के साथ स्टैटिक जीके, साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन के साथ यहीं पे ये सेशन आपका समाप्त हो रहा है। यहां देखिए 2 लाइनें और भी लिखी गई हैं। नई शुरुआत इंसान को जरूर डराती है, मगर ये याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। मतलब अगर आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो इससे आपको ये सीख लेना है कि आप जल्द ही सफल होने वाले हैं। जीवन में कठिनाइयों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे निपटना आर्ट ऑफ लाइफ है। जय हिंद, जय भारत।